नमस्कार, बस वक्त है आपका देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जगतगुरु आश्रम के परमाध्यक्ष राजराजेश्वराश्रम से मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने राजधानी में चल रहे बेरोजगार युवाओं के आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि छात्र किसी के बहकावे में ना आए। उनकी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो परीक्षाओं को लेकर इतना उलझाना चाहते हैं कि अगले 5 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित नहीं हो पाए। साथ ही उन्होंने शरदीय कावड़ को लेकर आने वाले सभी कावड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आंदोलन हमने नकल अध्यादेश लागू कर दिया है और जो छात्र चाहते थे सारी चीज़ें कर दी हैं। लगभग सारी चीज़ें, क्योंकि अभी 1,03,000 छात्रों ने भाग लिया है और मैं समझता हूँ कि आगे जो कैलेंडर हमने जो जारी किया हुआ, आयोग ने जारी किया है, सारे उस कैलेंडर के अनुरूप एग्ज़ाम होंगे। अफवाहों पर और तमाम लोगों की जो मनगढ़ंत बातें हैं, उस पर किसी को नहीं आना चाहिए। कुछ लोग चाहते हैं कि इसको ऐसा कर दिया जाए, इतना उलझा दिया जाए कि अगले आने वाले 5 सालों तक कोई परीक्षा आयोजित न हो पाए। हम ऐसे लोगों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारे बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, यहाँ के कर्णधार नौजवानों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसलिए सारी परीक्षाएं होंगी, तय समय पर होंगी और नकल अध्यादेश से आच्छादित होंगी और पारदर्शिता के आधार पर होंगी, नकल भी न होगी। चूंकि जिस तरह से पेपर लीक हुए, 2 परीक्षा जेईई और फिर पटवारी वाला, जो भी परीक्षाएं जो भी लीक हुए थे, हमने सब कैंसिल हो गए हैं और अब जो भी परीक्षाएं हो रही हैं सबल नकल अध्यादेश है। एक बात तय है कि जितने भी हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, हमारे भाई बहन हैं, जिनको भी परीक्षा में भाग लेना है, उनसे मैं यही कहना चाहता हूं कि किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी के भड़काने में ना आए और अपने सारे आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारियां करें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो लोग भी हमारे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे, तमाम प्रकार की मनगढ़ंत चीज़ों को करेंगे, षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, तो कानून अपना काम करेगा। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के पैसा देकर नौकरियां लगवाने वाले बयान को लेकर अब सीएम धामी ने भी कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यह मामला कोर्ट में लंबित है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत उनके पुराने मित्र रहे हैं, लेकिन गढ़वाल का शेर कहे जाने वाले नेता का क्या हश्र हुआ है, यह आज किसी से छिपा नहीं है। उस पर चूंकि पहले ही भर्तियां निरस्त हो गई हैं और अब माननीय न्यायालय में है, इसलिए मैं समझता हूं कि एक तरह से वो मामला बहुत पहले ही माननीय न्यायालय के अधीन होकर चल रहा है। उस पर कोई भी कमेंट करना मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं समझता। अब हरक सिंह जी में मैं कोई टिप्पणी करूं तो शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि एक तो मेरे बहुत पुराने मित्र भी रहे हैं वो, और आज जिस हाशिए पर वो खड़े हैं, गलत निर्णय कह दूं या अति अविश्वास कह दूं, कभी वो अपने को उत्तराखंड का शेर कहा करते थे और आज शेर की क्या स्थिति आप बेहतर जानते हैं, तो इतना ही बहुत है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंकों की बैठक के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। क्लस्टर आधारित अप्रोच पर अधिक ध्यान दिया जाए। साथ ही पर्वतीय जनपदों में सहकारिता आधारित कार्यों को तेजी के साथ बढ़ाने की आवश्यकता है। तो राज्य सरकारी बैंकों के साथ बैठक की है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। सचिवालय में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, राज्य सहकारी बैंकों के साथ ही बैठक, जिसमें तमाम बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे।
उधर उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पर अब कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी सवाल खड़े किए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल के दौरान जिस तरह जनता को गुमराह कर रही है, अब वो चाहे हाथ जोड़े या फिर सर के बल बैठे, राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। कैबिनेट उन्होंने कहा कि जनता को पता है कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और जनहित में किसकी सरकार काम कर रही है। पाप किए हैं, इन्होंने देश की जनता के साथ इतना छल किया है, देश के लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है। ये चाहे हाथ जोड़ें या पैरों पे पड़ जाएं, जनता इनको माफ करने वाले नहीं है। कभी ये सैनिकों के गौरव पर जो है, सैनिकों की वीरता पर प्रश्न उठाते हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ धारण कर लेते हैं, चुनाव खत्म होता है तो जनेऊ उतार कर खूंटी पर टांग देते हैं, और जहां जैसा वोट बैंक होता है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो जनता इनके कृत्यों को जान चुकी है। ये हाथ जोड़े या सर के बल खड़े हो जाएं, जनता इनको माफ करने वाली नहीं है। तो खबर देहरादून से, जहां पर आज बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने अन्य प्रदर्शनकारियों की जमानत नहीं हो सकी है। इसके साथ ही कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई, जिसमें वादी पक्ष ने कोर्ट से मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों को पेश करने के लिए 1 दिन का समय मांगा है। मामले में कल यानी कि 15 फरवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय का भी एक आदेश है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर जमानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अब उसमें निर्णय में ये होता है कि पक्ष में भी आता है और विरुद्ध भी आता है। तो जो भी निर्णय आएगा, कल वो पक्ष में आएगा या विरुद्ध आएगा, ये कल तक की वो है। पर हम तो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मुकदमा लड़ रहे हैं या जमानत पे वो कर रहे हैं, तो कल हमारे ही पक्ष में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक तरीके से जाल सा बुना गया था, उस जाल से तो खैर हम बाहर निकल गए जब 307 थी, उसी कारण वो 307 लगी भी है। परीक्षा पेपर लीक होने को लेकर आज अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सफाई दी है और कहा है कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ था और इस तरह की अफवाह को फैलाना सही नहीं था। और उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के द्वारा सील खुले होने के अंदेशे पर पेपर लीक होने की बात कही गई थी, जिसका सही से परीक्षण करा लिया गया है। संभव है कि वो पेपर क्लिप जो है वो हल्की सी निकल गई हो, तो आयोग ने उसके बाद वीडियोग्राफी उसकी देखी। क्योंकि जब पेपर्स आते हैं तो पहले वो जो सील्ड बॉक्स है उसको खोला जाता है। कक्ष जो पूरा एक केंद्र होता है, केंद्र के जो इंचार्ज होते हैं वो सील्ड बॉक्स खोलते हैं। फिर वो कक्ष निरीक्षकों को अलग अलग सील्ड जो पॉलीथीन में सील्ड पेपर्स होते हैं वो अलग से देते हैं। तो वो डबल सीलिंग होती है, एक बॉक्स पे होती है, एक जो पॉलीथीन के पैकेट्स हैं उन पे होती है। उन सभी चीज़ों की वीडियोग्राफी आयोग ने देखी और उन्होंने फिर देखा कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जो उस बच्चे की थोड़ी सी पेपर क्लिप फटी हुई थी, उसमें कोई अनुचित साधन यूज़ करने की बात नहीं आई। तो इसलिए आयोग ने कहा कि नहीं, ये सही है एग्ज़ाम, और उस लड़के को भी वीडियोग्राफी दिखाई गई और वो लड़का भी संतुष्ट हो गया। और खबर हल्द्वानी से है, जहां पर जिले की जल जीवन मिशन के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने की और इस दौरान उन्होंने कई क्षेत्रों में चल रहे कार्यों में हो रही परेशानियों और लेट लतीफी को लेकर अधिकारियों से बातचीत की और उनके समाधान के आदेश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि शहर में यातायात की व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए प्राधिकरण फंड से 2.5 करोड़ रुपए भी रिलीज किए गए हैं। हमने जल संस्थान से अधिशासी अभियंता को 2-3 बार कहा कि भाई तुम अपने काम में सुधार करो, तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। तो हमने फिर कमिश्नर को कहा कि ये काम नहीं कर रहे हैं और इसकी एक बार समीक्षा कर लो। तो आज समीक्षा बैठक हमने करी है। अब उन्होंने पहले जब ऐसी नहीं आए थे तो सब बात कही कि ऐसी के यहाँ फाइल गई है, ऐसी आ गए, उन्होंने बता दिया हमारे पास एक भी फाइल नहीं है। तो इसका मतलब बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं और जनता के कामों से इनको कोई लेना देना नहीं है। 1-1.5 साल से बजट दिया हुआ है और उन पर काम शुरू नहीं हुआ, तो ये एक कष्ट का विषय है। अब आज कमिश्नर साहब ने उनको टाइम दे दिया कि हर हफ्ते रिव्यू भी करेंगे और कामों को जल्दी जल्दी कराएंगे। कि पिछली जो सैटरडे था उसको जनता मिलन हो नहीं पाया था, इसीलिए उसको आज जो शिकायतकर्ता और डिपार्टमेंट्स जिनको दोनों को पहले से डेट दी गई थी उनको आज यहाँ पे बुलाया गया। जल जीवन मिशन की मैंने अपडेट ली थी एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर ऑफिसर का, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा सा
ढिलाई उनकी ओर से हुई है। इसमें जिनने भी विलम्ब किया है उसके लिए मैंने CDO नैनीताल की अध्यक्षता में एक जांच भी बिठाई है कि वो पता लगाएंगे कि विलम्ब किस स्तर से हुआ है और क्या ये विलम्ब जायज़ था, और गलत था तो उस पर कार्रवाई भी होगी। उसके अलावा जो बाकी शिकायतकर्ता हैं उसमें यहाँ पे कुछ और इशू जल जीवन मिशन में आए थे भीमताल विधानसभा के, उसमें भी अब लेकिन कनेक्शन मिल चुका है। और पूरा भी मैंने अभी रिव्यू जल जीवन मिशन को किया है, जिसमें कुछ एक काम ऐसे हैं जिसमें कि अवार्ड तो हो गए हैं लेकिन मौके पे अभी शुरू नहीं हुआ है, तो उसको मैं सैटरडे को सभी ऑफिसर्स को दोबारा बुला रहा हूँ और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। और एक छोटा सा ब्रेक लेने, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संजय सिंह का लक्सर पहुंचने पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहित कौशिक और तुषार खटीक ने कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि संगठन में उनकी जिम्मेदारी भविष्य की समन्वय पूर्वक भागीदारी को लेकर निर्धारित होगी, ताकि अनुसूचित समाज को एकत्र करते हुए एक मंच से उनकी आवाज को बुलंद किया जा सके। इस दौरान वरिष्ठ नेता मोहित कौशिक द्वारा भी उनका समर्थन करते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी गई। देखिए भाई साहब, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का समय है कि हमारे बीच में, हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी दी है और उनके स्वागत एवं सम्मान का कार्यक्रम भाई तुषार खटीक जी ने रखा था। उस कार्यक्रम के निमित्त मुझे भी निमंत्रण दिया और मैं भाई संजय जी के स्वागत के लिए अपने, क्योंकि मेरे नगर क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में संजय जी आज आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए मैं भी उपस्थित। पार्टी ने मुझे हरिद्वार जिले का जिला अध्यक्ष बनाया अनुसूचित मोर्चे का। मेरी सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी यह है कि मुझे अपने समाज को जोड़ना और पार्टी के लिए तत्पर काम करना। जो लोग पार्टी के पहले बिछड़ गए हैं या उन्हें लाना, उन्हें इकट्ठा करना और भारतीय जनता पार्टी को उनमें जोड़कर उनका अधिकार दिलाना, उन लोगों की लड़ाई लड़ना। और उत्तराखंड में गाड़ियों के चालान करने में खाकी वर्दी बड़ी मुस्तैदी दिखाती है, लेकिन खाकी को अधिकार नहीं है कि वो वाहन चालकों के सभी दस्तावेज चेक कर सकें। सिटी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने कहा कि उन्होंने RTI के माध्यम से जानकारी मांगी थी, जो उन्हें प्रशासन द्वारा लगभग 13 महीने के बाद दी गई, जिसमें साफ लिखा है कि पुलिस को किसी भी गाड़ी के कागजात, इंश्योरेंस आदि चेक करने का अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस आज भी लगातार सड़कों पर वाहन स्वामियों के चालान करके गाड़ियों को सीज कर रही है, जिससे वाहन स्वामियों को भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ रहा है। तो मैं पुलिस से बार बार आग्रह करता रहा कि भाई कोई नोटिफिकेशन है तो पुलिस जो है अपनी मनमर्जी पे उतारूगी। मेरे द्वारा जो है शासन पे जो है सूचना लगाई गई, तो शासन ने भी मेरी सूचना को उस दिन दी है जिस दिन 13 महीने बाद, जिस दिन मेरी 7 तारीख को आयोग में अपील थी, उससे एक दिन पहले मुझे 6 तारीख को सूचना मिली है, जिसमें कि ये सीधा स्पष्ट कहा गया है कि जब मैंने मांगा था धारा 158 क्या कहती है। धारा 158 ये कहती है कि यदि राज्य सरकार द्वारा अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को अनुमति देगी तब जाके वो गाड़ियों के कागज चेक करेगा, जैसे कि बीमा है, इंश्योरेंस है, लाइसेंस है। तो उसमें मुझे बताया गया कि ये सूचना हमारे पास धारित नहीं है। आपने देखा होगा किसी पे लाइसेंस नहीं है, किसी पे RC नहीं है, किसी परमिट नहीं है और पुलिस जो है गाड़ी को सीज कर सकती है। तो धारा 206 और 207 यही कहती है। लेकिन जब मेरे द्वारा इनसे मांगा गया कि भाई शासन से कि भाई आपने कोई पुलिस को अधिकार दिया गया है, तो इन्होंने साफ लिख दिया कि भाई हमारे पे सूचना धारित नहीं है। जब इनके पास शासन का पुलिस को कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है और पुलिस जो है हजारों लाखों लोगों का जो चलान करके करोड़ों रुपए वसूल कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो है ये पुलिस की जो है गुंडागर्दी को दर्शाता है। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में एक छात्र 1 दिवसीय धरने पर बैठ गए। BA BSc की NPE की पुस्तकें जल्द उपलब्ध करवाने की मांग कर रहे हैं। वहीं छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री हर बार कोरे आश्वासन देकर चले जाते हैं और उनकी घोषणाएं हैं कि कभी पूरी नहीं होती। कई बार इस बात को लेकर ज्ञापन दिया जा चुका है, मगर न तो शिक्षा मंत्री और न ही महाविद्यालय प्रशासन ही इस बात का संज्ञान ले रहा है। छात्रों ने बताया कि महाविद्यालय के शौचालय बदहाल पड़े हैं, कॉलेज परिसर में सफाई कर्मचारी नहीं हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं सुनी गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। महाविद्यालय में लगातार छात्र छात्राओं और छात्र नेताओं द्वारा लगातार इस मामले में ज्ञापन दिया जा रहा है कि NEP की पुस्तकें पुस्तकालय में जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएं, परंतु महाविद्यालय प्रशासन या शासन द्वारा किसी भी प्रकार का इस मामले में कोई भी निष्कर्ष नहीं लिया गया। तो आज मजबूरन हमें 1 दिवसीय धरने में यहाँ पर बैठना पड़ा छात्र छात्राओं के हित को लेकर। जिस प्रकार धन सिंह रावत जी ने NEP तो इस प्रदेश में, इस देश में, ये भाजपा सरकार ने NEP तो लागू कर दिया, परंतु इसकी कोई भी निधि यहाँ पे उपस्थित नहीं कराई गई है, उपलब्ध नहीं कराई गई है।
तो धन सिंह रावत जी यहाँ पे आते हैं और बड़ी बड़ी बातें कह के जाते हैं कि एनईपी आया है तो छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन धन सिंह रावत जी को इतना नहीं पता कि एनईपी लागू हो गया है। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं भी कंप्लीट हो गई हैं, द्वितीय सेमेस्टर की क्लासें चालू हो गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर महाविद्यालय के पुस्तकालय में एक भी पुस्तक, एक भी बीए और बीएससी की एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो आज इसी मामले को लेकर हम छात्र छात्राओं के हित में यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। हमारी कॉलेज की 3 मांगे हैं। एक एनईपी द्वारा जो बुक्स हमारे कॉलेज में अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, उसकी एग्ज़ाम हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब द्वितीय दोबारा एडमिशन चालू होने के प्रोसेस में है और अभी तक यहाँ कोई बुक तक नहीं पहुँची है। और सरकार को इतनी शर्म नहीं है, पूरे प्रदेश भर में इतने धरने हो रहे हैं, कोई पटवारी कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, और सरकार को इतनी शर्म नहीं हो रही है कि अभी तक किसी भी मुद्दे पे किसी भी सरकार ना हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ना हमारे धन सिंह रावत जी किसी मुद्दे पर भी बोले नहीं है। बस हमारे कॉलेज में आते हैं और 2-3 भाषण दे के चले जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ कुछ होता नहीं है। पूरे हमारे शौचालय ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, वहाँ ना लड़कियाँ जाने से डरती हैं, और क्या कहते हैं बाथरूम, दरवाजे में बाथरूम नहीं है, यहाँ कॉलेज में कैमरे नहीं लगा रखे हैं। तो मैं धन सिंह रावत से कहना चाहता हूं कि आप किस बात के शिक्षा मंत्री हैं? आप अपना इस्तीफा देके हमको यहाँ इस्तीफा देने आइए। शिक्षा मंत्री होगे क्या करेंगे आप? शिक्षा मंत्री होगे ना, यहाँ पढ़ाई ना कुछ चल रहा कॉलेज में, ना बुके ना कुछ है। इधर हरिद्वार पुलिस की सख्ती के बावजूद एक बार फिर से जेल से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। हरिद्वार जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुनील राठी के नाम से 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। रंगदारी मांगने वाले ने न केवल पैसों की मांग की, बल्कि पैसे न देने पर एक बड़े भूखंड पर कब्जा करने की भी धमकी दी है। पुलिस ने मामले में पीड़ित की शिकायत पर कुख्यात के साथ कुल 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिडकुल थाना क्षेत्र में वादी रविकांत मलिक द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया है कि उसे एक गैंगस्टर के नाम से धमकी भरे कॉल है, जिसमें उनसे कुछ धनराशि की डिमांड की गई है। इस पर वादी द्वारा तहरीर लेकर के थाना पहुंचे, उस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि तहरीर में जो व्याख्यान था वो इस तरीके से था कि एक भूमि संबंधी विवाद है, जिसमें दोनों पार्टियों की अपनी अपनी भूमि है, लेकिन एक तीसरा पार्ट है जिसको जो विवादित है। दोनों पार्टियों द्वारा उस भूमि के अधिग्रहण को लेकर के काफ़ी टाइम से समझौता चल रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो एक पक्ष द्वारा गैंगस्टर को अप्रोच किया गया, उसके माध्यम से उसको धमकी भरे कॉल कराए गए, और चूँकि कॉल के नंबर भी प्रोवाइड किया गया था, उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना प्रश्न। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में नशा उन्मूलन का अभियान चला रही मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारक समिति अपने अभियान को जारी रखते हुए प्रदेश के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी पहुंची, जहां मानवाधिकार संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण समिति के अध्यक्ष एडवोकेट ललित मोहन जोशी ने श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद इंटर कॉलेज मुनस्यारी, राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी के छात्र छात्राओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराते हुए कहा कि किसी भी इंसान का नशा इंसान को शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर तो करता ही है, साथ ही राष्ट्र निर्माण में भी बाधक बनता है, जिससे देश का युवा नशे की गिरफ्त में होगा, फिर उसे देश के लिए एक समृद्ध राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर में 2 मंचलों को एक युवती को हैप्पी वैलेंटाइन कहकर फप्तियां कसना भारी पड़ गया। मंचलों को पहले लोगों के हालात घुसे और फिर हवालात की हवा खानी पड़ी। लड़की छेड़ने का विषय है। कोई मुसलमान के लड़के हैं, वो एक लेडीज जो हिंदू की थी पीछे मोटरसाइकिल में बैठी आ रही थी, उसको इशारे गंदे करते आ रहे थे अश्लील। तो अब पुलिस आ रही है, बाकी पुलिस को सूचना कर दी, वो यहाँ पकड़ लिए लोग। कोई लड़की छेड़ने का विषय है। कोई मुसलमान के लड़के हैं, वो एक लेडीज जो हिंदू की थी पीछे मोटरसाइकिल में बैठी आ रही थी, उसको इशारे गंदे करते आ रहे थे अश्लील। तो अब पुलिस आ रही है, बाकी पुलिस को सूचना कर दी, वो यहाँ पकड़ लिए लोग। कोई लड़की छेड़ने का विषय है। कोई मुसलमान डोईवाला के जोलीग्रांट स्थित कोठारी मोहल्ले में ग्रामीणों की सहमति के बिना निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। वहीं विरोध करते हुए ग्रामीणों ने टावर के लिए खोदे गए गड्ढे में पत्थर और पानी डालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक और आबादी क्षेत्र में लग रहे टावर से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे भी प्रभावित होंगे, जबकि क्षेत्र बीमारियों से जूझ रहे लोगों को और अधिक समस्या का सामना भी इस टावर के लगने से करना होगा। जैसे है ये किडनी है हमारी, तो हम इस मारे नहीं लगाने देते यहाँ। हमको कई ऑपरेशन हो रखी है, तो हम पे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब नहीं लगाने दे रहे हम यहाँ। बस हाँ, बीमारी फैलेगी, सांस नहीं लिएंगे, तब नहीं लगाने दे रहे हम। ना नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ना।
बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जहाँ तक हमारी जानकारी में लोगों की कोई राय नहीं ली गई है और जो ट्राई के नियम हैं इसके टावर लगाने के, उन नियमों को भी ताक पर रखा गया है। आप साफ देख रहे हैं, कम से कम 30 मीटर की दूरी घर से होनी चाहिए। बिल्कुल घर के बगल में लगा। हमारे नौगई जी हैं, इनके घर में इनकी वृद्ध माता जी हैं, छोटे बच्चे हैं, एक बल्कि बगल में हमारे हार्ट के पेशेंट रहते हैं। जब आप हॉस्पिटल में 100 मीटर की दूरी में, हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी रखते हैं, तो आपको यहाँ भी कम से कम 35 मीटर की दूरी का जो नियम है मेंटेन करना चाहिए था। और सारे नियमों को ताक पे रखे गया है। एक हमारे यहाँ पर पड़ोसी हैं, इनको यहाँ पर बैंक ने फाइनेंस नहीं किया, इसलिए कि आप एयरपोर्ट से मात्र 50-500 मीटर की दूरी पर हैं। और जबकि यहाँ पर 70 मीटर टावर कैसे लग रहा है, ये बात समझ से बाहर है। और जो यहाँ पर एनओसी जारी कर रहे हैं, उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसके साथ बुलेटिन में इतना है।